बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका दीप्ति मैम, मैं आपका इस ऑनलाइन तासिका में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, अब हम इस कोरोना काल में इस महामारी से जूझ रहे हैं। तो आज की तासिका की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक सुविचार बताना चाहूँगी। सभी लोग सुविचार ध्यान से सुनेंगे। तो सुविचार इस प्रकार है, अपनों पर भी उतना ही विश्वास रखिए जितना कि आप दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके लिए सही साबित होंगे। तो बच्चों, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है बच्चों कि अभी आप लोग इस महामारी के काल में बाहर नहीं जा सकते हो, आपको बुरा लगता है, आप आपके दोस्तों से मिल नहीं पाते हो, आपको घर में ही रहना पड़ता है और आपको क्या करते हैं, आपके माताजी पिताजी बाहर जाने की अनुमति नहीं देते। तो इस सुविचार में आपके माता पिता की जो बातें हैं, इनकी तुलना किससे की गई है? कड़वी दवाइयों से की गई है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हम अगर बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कड़वी दवाइयों का सेवन करते हैं, उसी के बाद हमें क्या होता है, स्वास्थ्य मिल पाता है। तो उसी प्रकार से आपके माताजी पिताजी आपको जो भी कहते हैं, उन सभी चीज़ों का आपको इस काल में पालन करना है। क्यों? क्योंकि आपसे वो बेहद प्यार करते हैं, तभी वो क्या कर रहे हैं, आप लोगों को ये इस प्रकार की बातें कह रहे हैं कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है, आपको बाहर किसी के साथ मिलना नहीं है। ये सारा वो आपके फायदे के लिए ही कर रहे हैं। तो इस सुविचार का अर्थ यही है कि हमें उनकी बातों का क्या करना है, पालन करना है। तो इसी अच्छे सुविचार के साथ हम क्या करते हैं, आज की हमारी तासिका की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, हमने अब तक व्याकरण आप लोगों ने पढ़ा है। चौथी कक्षा में आप लोग व्याकरण से परिचित हो। व्याकरण का अर्थ क्या है? भाषा को सुंदर रीति से प्रस्तुत करने के लिए व्याकरण में कुछ भाग दिए गए हैं। कौन से भाग दिए गए? जैसे संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है। इन सभी बातों का जब हम क्या करते हैं, व्याकरण के तरीके से इसका सही उपयोग करते हैं हमारे वाक्यों में, तो हमारी भाषा कैसे होती है? सरल और सुंदर होती है। तो इसीलिए व्याकरण को किसी भी भाषा के रीढ़ की हड्डी कहा गया है। रीढ़ की हड्डी मतलब क्या? हमारा जो शरीर है किस पर है निर्भर? हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, पीठ में जो एक रीढ़ की हड्डी होती है, उस पर ही हमारा सारा शरीर का पूरा हम उपयोग उसी प्रकार से कर सकते हैं। तो रीढ़ की हड्डी क्यों कहा गया है? क्योंकि उसी से हमारा जो शरीर है मजबूत होता है। तो उसी प्रकार किसी भी भाषा को, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे अंग्रेजी हो, किसी भी भाषा को हमें मजबूती से प्रस्तुत करने के लिए हमें उसमें हिंदी व्याकरण, उसी भाषा के व्याकरण का उपयोग करना आवश्यक होता है। तो इसलिए व्याकरण को किसी भी भाषा की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। अब जब आगे हम बढ़ते हैं तो आप लोग संज्ञा से परिचित हो। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी भाषा, किसी भी वाक्य में किसी भी वस्तु, किसी के नाम, वस्तु का नाम, किसी भी शहर का नाम, किसी भी नाम के, वस्तु के, स्थान के, भाव के नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आज जो हम भाग पढ़ने वाले हैं, वो संज्ञा के बाद का जो भाग है व्याकरण में, जिसे मुख्य प्रकार से संज्ञा के बाद उपयोग में लाते हैं, वो मुख्य भाग की तरफ हम आज जाने वाले हैं, जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम, तो सर्वनाम क्यों कहा गया है? सर्वनाम का अर्थ क्या है? सर्वनाम यानी सभी का नाम। अब आप क्या कहोगे कि मैम सभी का नाम मतलब क्या? मेरा नाम अलग है, मेरे दोस्त का नाम अलग है, मेरी मम्मी का नाम अलग है, पिताजी का नाम अलग है, तो सर्वनाम मतलब क्या? तो सर्वनाम, इसका अर्थ है कि संज्ञा के बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में करेंगे, संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिन किसी शब्दों का हम उपयोग करेंगे, उसे कहते हैं सर्वनाम। तो हम सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। तो देखिए बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर यानी संज्ञा शब्द को निकालकर उसके बदले हम जिस भी शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के बदले उस शब्द का उचित प्रयोग करना होता है हमें, उसे ही हम क्या करते हैं? वो जो शब्द हम उपयोग में लाएंगे उसे कहते हैं सर्वनाम। अब मैं आपको एक क्या करती हूँ, सर्वनाम
सर्वनाम के बारे में मैं आपको एक उदाहरण बताने वाली हूँ। मैं एक वाक्य बताऊंगी आपको, एक परिच्छेद बताऊंगी, और उसमें जो परिच्छेद मैं पहले बताऊंगी उसमें और उसके बाद का जो मैं परिच्छेद आपको बताऊंगी उसमें क्या अंतर है, ये आप लोग मुझे बताओगे। तो परिच्छेद इस प्रकार से है कि राम आया, राम ने अपने किताबें रखी, फिर उसके बाद राम ने पानी पिया, राम दोस्त के साथ खेलने के लिए चला गया। तो अब देखिए इसमें राम 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 इस शब्द का मैंने क्या किया है, बार बार उपयोग किया है। तो अगर इसी को हम ऐसा कहेंगे कि राम आया, राम ने अपना बस्ता रखा, उसने पानी पिया और वह अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए गया। तो इसमें वह, उसने, अपने, इन जो शब्दों का मैंने प्रयोग किया है, इन्हीं को हम व्याकरण की भाषा में क्या कहेंगे, ये सारे शब्द है सर्वनाम। तो सर्वनाम कौन से होते हैं? सर्वनाम मुख्य प्रकार से मुख्यतः उपयोग में लाने वाले 11 सर्वनाम हैं। कौन से? मैं, तुम, आप, यह, वे, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, इस प्रकार से ये कुछ सर्वनाम हैं। अब इन सर्वनामों को क्या किया गया है, इस सर्वनाम के 6 मुख्य भेद है। कौन से भेद है देखिए। तो पहला भेद है इसमें का निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम क्या करते हैं, व्याकरण को जब पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण को मुख्यतः, तो हमें क्या दिक्कतें आती है। तो जब भी हम किसी भी व्याकरण का भाग देखेंगे, चाहे वो विशेषण हो चाहे संज्ञा हो, इसमें हमें क्या दिखता है, एक तो हमें बड़ी बड़ी लंबी लंबी परिभाषाएं याद करनी होती है। उसके बाद उनके जो भेद है, उनके भेदों की भी परिभाषा है हमें क्या करनी पड़ती है, याद रखनी होती है। अब इस भाषा में क्या होता है, इसमें हमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो सबसे आसान चीज बच्चों आपको ये याद रखना है कि आप जब किसी कुछ शब्दों को पढ़ोगे तो उस शब्द का अर्थ आपको सही प्रकार से मालूम होना चाहिए। जैसा अब इसमें सर्वनाम के हम 6 भेद देखेंगे। देखो, तो पहला जो इस भेद जो हमने देखा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इन्हें हम याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए मैं एक आपको आसान युक्ति बताती हूँ। आपको एक शब्द याद रखना है, अनाम शनाम। तो अनाम से अ से फिर क्या होगा, अ से आपको याद रखना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, न से निश्चयवाचक सर्वनाम, प से पुरुषवाचक सर्वनाम, स से संबंधवाचक सर्वनाम और न से निजवाचक सर्वनाम, प से फिर से आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आपको ये बात तो अच्छे से पता हो गई होगी कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के भेद कितने। सर्वनाम के भेद है 6 और वो उन्हें याद करने के लिए हमें क्या याद रखना है, अनाप शनाप, ये शब्द आपको याद रखना है। तो उसमें से आपको क्या याद आ जाएगा, परीक्षा में आपको अगर पूछा जाए तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि सर्वनाम के कितने भेद है, सर्वनाम के 6 भेद है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि व्याकरण में हमें किसी भी चीज के लिए परिभाषाएं याद रखनी पड़ती है। अब वो परिभाषाएं हमें याद नहीं रहती है, तो हमें क्या करना है, उस शब्दों का अर्थ सही से समझ लेना है। तो आगे देखते हैं हम सर्वनाम का जो पहला भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए इसकी परिभाषा, पुरुष प्राणी का बोध कराने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा था, आपको सिर्फ शब्द का अर्थ याद रखना है। पुरुष शब्द पढ़ते ही आपके ध्यान में क्या आना चाहिए, पुरुष का अर्थ है एक तो कोई व्यक्ति है, वो कोई लड़का है, कोई लड़की है या कोई प्राणी है, ये आपके ध्यान में आना चाहिए। पुरुष इसका अर्थ है आपको यहाँ पर कोई भी सजीव चीजों के लिए जो सर्वनामों का प्रयोग किया जाएगा वो शब्द किस में आएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। तब इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद है। कौन से है देखो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष जो है किसी भी बात को कहने या लिखने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह शब्द उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें आदि। मध्यम पुरुष
जिनसे बात हो रही है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनामों का मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, तू, मेरा आदि। अन्य पुरुष जिनके विषय में बात हो रही है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, वे, वह आदि। तो बच्चों, इसके लिए आपको सबसे अच्छा आसान बात मैं बताती हूँ। सबसे अच्छा हम किसे कहते हैं? खुद को। हम खुद को क्या कहते हैं? मैं सबसे अच्छा हूँ। हाँ, तो जो मैं खुद के बारे में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगी उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जब मैं मेरे बारे में आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ, मैं दीप्ति मैम हूँ, मेरा नाम दीप्ति मैम है, मैं हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। हाँ, मैं ज्ञानदा इंग्लिश स्कूल की अध्यापिका हूँ। तो जब मैंने मेरे बारे में बात की तो मैंने किस सर्वनाम का उपयोग किया? मैं। तो मेरे बारे में जब मैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगी उसे कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद मैं जब बात कर रही हूँ तो मुझे आगे क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति है, समझो उसके साथ में बात कर रही हूँ। समझो मेरे साथ कोई अध्यापिका खड़ी है, मैं उनके साथ जब बात करूंगी तो वो अध्यापिका वो क्या करेंगे? उनके बारे में जो मैं सर्वनामों का प्रयोग करूंगी तो वो सर्वनामों को कहेंगे हम मध्यम पुरुष। कैसे कैसे? देखिए, अगर मेरे सामने कोई अध्यापिका है, समझो पूर्णिमा मैम है, तो मैं क्या कहूँगी कि पूर्णिमा मैम, आपका नाम पूर्णिमा मैम है, आप अंग्रेजी विषय पढ़ाते हो, आप ज्ञानदा इंग्लिश स्कूल की अध्यापिका हो। तो मैंने जब पूर्णिमा मैम के बारे में बात कर रही हूँ तो मैंने किन शब्दों का प्रयोग किया है? आप। हाँ, तो ये इस प्रकार से, तो इनके बारे में जो दूसरे व्यक्ति के लिए मैं सर्वनामों का प्रयोग करूंगी वो होंगे मध्यम पुरुष। अब जब दोनों हम आपस में बात कर रहे हैं, मैं और वो पूर्णिमा मैम समझो आपस में बात कर रहे हैं, तो हम दोनों मिलकर समझो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी तीसरी अध्यापिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? वही शब्दों का प्रयोग करेंगे क्या? नहीं, उस वक्त हम दूसरे सर्वनामों का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से? समझो कि यह अध्यापिका है, यह अंग्रेजी विषय तो पूर्णिमा मैम पढ़ाते, समझो यह मराठी की अध्यापिका है। समझो मैं अश्विनी मैम के बारे में बात कर रहे हैं हम दोनों मिलकर कि ये मराठी विषय पढ़ाने वाली अध्यापिका है। हाँ, वे बहुत अच्छे से मराठी पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम तीनों आपस में जब बात करेंगे, जब मैं मेरे बारे में कुछ सर्वनामों का उपयोग करूंगी तो वो होंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जब बीच की जो व्यक्ति अपने लिए सर्वनामों का उपयोग करेगी वो होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और जब हम दोनों मिलकर तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो वो होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से बच्चों हम अगले भाग के तरफ जाते हैं। तो अगला जो भाग है वो है, अगला जो भेद है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जैसा मैंने आपको कहा, निश्चय मतलब क्या? कोई बात तय है, वहां से वो चीज हिलती डुलती नहीं, वही वो स्थिर है। निश्चित मुझे पता है, तो इसका अर्थ क्या? मुझे पूरा उसके बारे में जानकारी है कि वो चीज कैसी है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द दूर अथवा निकट के किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग होते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह शाम की घड़ी है, उसने गणित में 100 अंक प्राप्त किए। तो अब जैसे देखिए, मैंने कहा यह मेरा घर है, तो मुझे निश्चित पता है ना मेरा घर कहाँ पर है। मैं किसी के भी घर को कहूँगा क्या कि यह मेरा घर है? नहीं। तो उस समय मैंने किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है? यह। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द आएंगे? यह, वह, उसने, इस प्रकार के सारे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब इसके लिए मैं और एक उदाहरण आपको बताती हूँ। जब हम कक्षा में आपकी किताबों की जांच करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि ये किसकी किताब है? उस पर क्या होता है? आपका नाम लिखा होता है। तो उस वक्त हमें निश्चित पता चल जाता है कि ये किताब किसकी है। अब उसी में कभी कभी क्या हो जाता है, कोई एक छात्र नाम लिखने का भूल गया, तो फिर हम क्या करते हैं? वो किताब लाकर आपको दिखाते कि ये किताब किसकी है, ये हस्ताक्षर किसका है, बराबर है। तो उसका अर्थ क्या है? उस समय मुझे निश्चित पता नहीं है वो किसकी किताब है। अगर मुझे निश्चित पता है किसकी किताब है तो मैं उस व्यक्ति का नाम लूंगी। तो इस प्रकार से ये निश्चयवाचक सर्वनाम में जो भी सर्वनामों का उपयोग होगा, किन सर्वनामों का होगा?
जिसकी जानकारी मुझे निश्चित है। इसके बाद अगला जो भेद है वो भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसकी मुझे जानकारी पूरी तरह नहीं है। देखिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? दूध में कुछ पड़ा है। दूध में कुछ पड़ा है, मुझे पता नहीं, मुझे दिख तो रहा है लेकिन क्या गिरा है मैं बता सक रही हूँ कि आपको? निश्चित तौर पर मुझे पता नहीं है कि दूध में क्या गिरा है, सिर्फ मुझे कुछ दिख रहा है। तो मैं क्या किन शब्दों का प्रयोग करूंगी? कुछ, कोई, इन सर्वनामों का प्रयोग में अनिश्चयवाचक सर्वनाम में करूंगी। किस प्रकार से? देखिए, और एक उदाहरण देखते हैं हम। अगर दरवाजे के बाहर कोई दरवाजा ठोक रहा है, अंदर से दरवाजा बंद है, तो मुझे उस समय कैसे पता चलेगा कि बाहर कौन है? नहीं पता चलेगा। तो मैं क्या कहूंगी? बाहर कोई आया है। बाहर कोई आया है मतलब क्या? कोई। मुझे निश्चित पता है क्या कौन आया है? नहीं, बाहर कोई आया है। तो कोई, कुछ, इस प्रकार के जो शब्दों का मैं प्रयोग करूंगी तो वो किस में आएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। और अगर कोई अध्यापिका खिड़की से गुजर रही है, मैंने उन्हें देखा है, मुझे निश्चित पता है, तो मैं क्या कहूंगी कि मैम बाहर पूर्णिमा मैम आए हैं समझो, तो उन्हें क्या करिए? दरवाजा खोलकर अंदर लीजिए। इसका अर्थ क्या है? मुझे जो चीज निश्चित पता है तो उसके लिए मैं कुछ सर्वनामों का प्रयोग करूंगी। और तो वो सर्वनाम शब्द कौन से होंगे? यह, वह। और जो चीज मुझे निश्चित पता नहीं है तो उसके लिए मैं किन सर्वनामों का प्रयोग करूंगी? कोई, कुछ। तो इस प्रकार से 2-3 भेद हमने देखे। अब चौथा जो सर्वनाम का भेद है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का अर्थ क्या है? हमारा किसी से मेलजोल होना या किसी के बारे में हमें जानकारी होना, हम उस व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं, उसके बारे में हमें पूरे जानकारी है। तो संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा: जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध प्रस्थापित करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस प्रकार, उदाहरण, जो यहाँ आया था वह किसका पुत्र है? जिसको सफलता चाहिए वह परिश्रम करे। अब इस संबंधवाचक सर्वनाम में सबसे जरूरी हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है? पहला जो सर्वनाम शब्द होता है उसी से मिला जुला दूसरा सर्वनाम शब्द उस वाक्य में होता है और जो क्या करता है? पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध प्रस्थापित करता है। जैसे जो यहाँ आया था वह किसका पुत्र था। तो जो यहाँ आया था एक वाक्य है, वह किसका पुत्र था। जो और वो, ये 2 शब्द इसमें क्या आए हैं? उन वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द आए हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी ये शब्द वहां पर आया है, उसके बाद उसमें कौन सा शब्द आया है? उससे मिलता जुलता वैसी ये शब्द उस वाक्य में आया है। तो पहला वाक्य जो होता है उस वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ा जाता है, मतलब उनका एक दूसरे से संबंध होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम? संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद जो 5वां जो भेद है वो बच्चों है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपके पिताजी का क्या नाम है? तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? अब प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होते हैं, इन सर्वनामों में कौन, कहा, किसका, ये जो प्रश्न सूचक शब्द है इनका इसमें क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इसका सीधा सीधा आपको अर्थ कैसे याद रखना है? प्रश्न का अर्थ क्या है? हम किसी से अगर कोई सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो उसमें हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? कौन, कहा, किसका। इस प्रकार से प्रश्न सूचक जो शब्द है उनका प्रयोग हम प्रश्नवाचक सर्वनाम में करेंगे। और प्रश्नवाचक शब्दों को, प्रश्नवाचक सर्वनाम के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे हम? एक तो उसमें प्रश्नार्थक शब्द होंगे, कौन से? कौन, कहा, क्यों, और उसके अंत में क्या लगाते हैं हम? प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बाद में हम क्या लगाते हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। तो इसे पहचानने के लिए सबसे आसान चीज क्या है?
वाक्य में क्या किया जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है और उसके बाद उसके अंत में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द मैंने आपको बताए कि कौन, कहाँ, किसका, क्यों, ये सारे शब्द उसमें आने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं अंत का जो भेद है, छठा भेद, वो भेद है निजवाचक सर्वनाम। नीच का अर्थ क्या होता है बच्चों? नीच मतलब मेरे बहुत पास, या मैं जब खुद के बारे में बात करूंगी, नीच यानी मैं खुद के बारे में जब बात करूंगी तो उसके लिए मैं किन सर्वनामों का प्रयोग करूंगी? देखिए परिभाषा पढ़ते हैं हम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करते हैं वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वह खुद ही आ जाएगा, मैं अपने आप खाना खा लूंगी। तो इसमें क्या देखते हैं हम? निज मतलब क्या भाई? जब मेरे खुद के बारे में जानकारी दे रही हूं तो मैं किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगी? मैं, मेरा, खुद, स्वयं, ये सारे सर्वनामों का प्रयोग मैं क्या करूंगी? खुद की जानकारी देने के लिए करूंगी। तो ये सारे सर्वनाम शब्द किस में आएंगे फिर? ये सारे सर्वनाम शब्द आएंगे निजवाचक सर्वनाम में। अब तक हमने देखा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हम क्या करते हैं? सर्वनाम का उपयोग करते हैं। तो संज्ञा के बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। और सर्वनाम के कौन से भेद मैंने आपको बताए? सर्वनाम के भेद हम कैसे याद रखेंगे? सर्वनाम के भेदों को याद रखने के लिए मैंने आपको एक युक्ति बताई है। क्या? अनाप, शनाप, सनाप। तो अनाप शनाप जब हम कहते हैं, ये शब्द पढ़ते ही हमें क्या याद आ जाएगा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। कौन से? देखिए, पहला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, चौथा भेद है इसका संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा भेद है निजवाचक सर्वनाम और छठा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसे हम कैसे याद रखने वाले हैं? कौन सा शब्द हम याद रखने वाले हैं? अनाप, शनाप। तो इसमें से हमें सर्वनाम के 6 भेदों के नाम जो है वो याद रह जाएंगे। उसके बाद पहला जो भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें कौन से शब्द आएंगे? कौन, कोई, कुछ, इस प्रकार के शब्द आएंगे। इसमें हमें निश्चित कोई वस्तु या निश्चित किसी के बारे में जानकारी होती है क्या? नहीं होती है। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में शब्द आएंगे यह, वह। ये शब्दों का निश्चयवाचक मतलब क्या? जिनके बारे में मुझे निश्चित जानकारी है। तो ये सारे शब्द किस में आएंगे फिर? निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। उसके बाद जो भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक जब हम शब्द पढ़ते हैं तो हमें क्या ध्यान में आना चाहिए? इसमें कौन से सर्वनाम आएंगे? जिन सर्वनामों का प्रयोग हम किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। इसमें कौन से शब्द आएंगे फिर? यह, वह, आपका, ये सारे सर्वनाम शब्द इसमें आएंगे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के ही कितने भेद हैं? 3 भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम के। कौन से? उत्तम पुरुष। उत्तम यानी क्या? मैं सबसे अच्छा हूं। तो जब मैं मेरी खुद के बारे में बात करूंगी, मैं खुद को बहुत श्रेष्ठ समझूंगी, मैं खुद के बारे में जब जानकारी दूंगी तो तब उस वक्त मैं जिन सर्वनामों का प्रयोग करूंगी वो होंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जब मैं दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूं उस वक्त मैं जिन सर्वनामों का प्रयोग करूंगी वो होंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के जो शब्द है उनका मैं प्रयोग करूंगी। अब जब दोनों व्यक्ति आपस में तीसरे व्यक्ति के बारे में जिन सर्वनामों का प्रयोग करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद जो भेद आता है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है? पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ने के लिए हम पहले जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसी से निगडित शब्द हम क्या करेंगे? अगले वाक्य में उसका प्रयोग करेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा, जैसी और वैसी, दोनों एक जैसे समांतर शब्दों का मैंने क्या किया है? वाक्यों में प्रयोग किया गया है। तो इसे ये सर्वनाम शब्द किस में आएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम में। उसके बाद का जो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या आने वाला है? निज मतलब क्या? जब मैं खुद के बारे में जानकारी दूंगी
खुद के बारे में कहूंगी, खुद, स्वयं, इन शब्दों का जब मैं प्रयोग करूंगी तो ये सारे शब्द किस में आएंगे? फिर निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। और अंत का भेद क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें कौन से शब्द आने वाले हैं? कौन, क्यों, कहाँ। जो प्रश्न सूचक शब्द है इन शब्दों का उपयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम में होने वाला है। उसके बाद प्रश्न सूचक वाक्य के बाद हम क्या लगाते हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। तो इसे पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि क्या होता है इसमें? एक तो कौन, क्यों, इस प्रकार के शब्द होते हैं और इसके अंत में क्या होता है? प्रश्न सूचक चिन्ह होता है। तो बच्चों, अब तक हमने 6 भेदों को देखा है और 6 भेदों की जानकारी ली, और किस भेद में क्या हमने सीखा ये सब मैंने आपको एक बार फिर से इसकी पुनरावृत्ति की है। अब आप लोगों के मन में ऐसे प्रश्न आ रहे होंगे कि मैम कुछ जो शब्द है, कुछ शब्दों का प्रयोग हम 2 सर्वनाम में करते हैं। किस प्रकार से? देखिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम में भी हम यह इस शब्द का प्रयोग करते हैं, यह वह, और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी हम क्या करते हैं? यह इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों में का हम अभी भेद देखेंगे क्या है। एक मैं आपको उदाहरण बताती हूं। यह भोजन कर रहा है, यह भोजन कर रहा है। तो यहां पर जो यह शब्द का प्रयोग मैंने किया है, यह शब्द किसके लिए मैंने उपयोग में लाया है? किसी वस्तु के लिए लाया है क्या? पेन भोजन कर रहा है, किताब भोजन कर रही है, बोलते हैं क्या हम ऐसा? नहीं। तो यह भोजन कर रहा है, यह मतलब क्या? यह किसे प्रस्तुत कर रहा है? फिर यह शब्द किसी व्यक्ति के लिए हम यहाँ पर उपयोग में ला रहे हैं। तो यह शब्द यह भोजन कर रहा है, यह वाक्य किस सर्वनाम के भेद का है? फिर यह शब्द यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का, हमें इससे हम जान सकते हैं कि किस वाक्य का ये भेद है। यह भोजन कर रहा है, तो यहाँ पर जो यह शब्द आया है, यह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम का है, क्योंकि यह शब्द किसे प्रस्तुत कर रहा है? किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अगला उदाहरण। तुम सुबह से पढ़ नहीं रहे हो। तो यहाँ पर तुम सुबह से पढ़ नहीं रहे हो, तुम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, बराबर है। तुम पढ़ नहीं रहे हो मतलब किताब पढ़ नहीं रही है क्या? पेन पढ़ नहीं रहा है क्या? नहीं, निश्चित हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो तुम सुबह से पढ़ नहीं रहे हो, तो ये तुम जो शब्द आएगा वो किस में आएगा? फिर पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। अब इसी से मैं, जैसा पहले यह शब्द का आपको एक उदाहरण बताया, यह से ही आपको मैं एक अलग उदाहरण देती हूँ। देखिए, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। तो आप बताइए, यह जो शब्द यहाँ पर मैंने उपयोग में लाया, किसके बारे में उपयोग में लाया है मैंने? यह शब्द किसके बारे में? यहाँ कोई पुस्तक, कोई व्यक्ति है क्या? नहीं, मैंने किसी वस्तु के लिए यहाँ पर क्या किया है? यह शब्द उपयोग में लाया है। तो जो चीज़ मुझे निश्चित पता है, वहाँ पर मैंने आपका नाम देखा और मुझे पता चल गया कि यह किताब किसकी है। तो ये मुझे निश्चित कैसे पता चला है? मुझे निश्चित पता है कि यह किताब आपकी है, क्योंकि मैंने उस पर क्या किया है? आपका नाम पढ़ा है, मुझे ये चीज निश्चित पता है। तो यहाँ पर जो मैं यह शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, यह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर जो यह पुस्तक का मैं उपयोग शब्द का मैं प्रयोग कर रही हूँ, यह शब्द आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में। आ गया दोनों में का भेद हमें समझ में। पुरुषवाचक सर्वनाम में किस प्रकार से यह शब्द का प्रयोग किया मैंने, और निश्चयवाचक सर्वनाम में किस प्रकार से मैंने यह शब्द का प्रयोग किया। इन दोनों में का भेद हमें क्या करना है? अच्छे से समझ लेना है। क्योंकि आप क्या कहोगे कि मैम आपने कहा कि यह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है और यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आया है, तो हमें कैसे पता चले फिर? तो पहला उदाहरण क्या था? यह भोजन कर रहा है। इसका अर्थ क्या? वहां पर कोई पुरुष व्यक्ति का या कोई भी स्त्री किसी का भी यहाँ पर हमें सजीव व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो यह होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा उदाहरण मैंने क्या दिया आपको? यह पुस्तक मेरी है। तो पुस्तक शब्द के पहले मैंने किसका प्रयोग किया है? यह। तो यहाँ पर यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे निश्चित वो चीज पता है। तो सबसे जरूरी बात हमें बच्चों यहाँ पर ये याद रखना है
कि वैसे ही जब किसी संज्ञा से पहले किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा तो वो वाक्य होगा निश्चयवाचक सर्वनाम का। जैसे यह पुस्तक मेरी है। पुस्तक यह संज्ञा शब्द है, इसके पहले मैंने किसका उपयोग किया? यह। तो यह शब्द यहाँ पर किसके लिए उपयोग में लाया है? निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। और यह भोजन कर रहा है, तो भोजन कोई संज्ञा शब्द है क्या? नहीं। तो यहाँ पर हमें याद यह रखना है कि जहाँ पर हम संज्ञा के पहले किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो वाक्य होता है निश्चयवाचक सर्वनाम का। आगे हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में का भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम का मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। देखिए कि मैंने यह खाना खुद बनाया है। यह खाना मैंने खुद बनाया है। यह खाना मैंने अपने आप बनाया है। अपने आप, तो यहाँ पर जो आप शब्द आया है मैंने किसके लिए प्रयोग किया है? मेरे लिए प्रयोग किया है। तो ये वाक्य किसका होगा फिर? यह वाक्य होगा निजवाचक वाक्य, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने आप ये शब्द मैंने किसके लिए प्रयोग किया है? मेरे खुद के लिए प्रयोग किया है। अब आप कहेंगे कि मैम आपने कहा आप शब्द निजवाचक में भी उपयोग में लाते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है आप शब्द, किस प्रकार से? तो एक उदाहरण देखिए, तुम्हें यह काम अपने आप करना होगा। जब मैं कह रही हूँ तुम्हें ये काम अपने आप करना होगा, तो मैं ये काम जो बात कर रही हूँ ये मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ क्या? तुम्हें मैंने क्या कहा है? तुम्हें। तो तुम्हें शब्द से हमें क्या ध्यान में आता है कि मेरे सामने कोई व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति के बारे में मैंने सर्वनाम का उपयोग किया है तुम्हें यह काम अपने आप करना होगा। तो यहाँ पर जो आप शब्द आया है वो किस में आएगा फिर? वो आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में। और जो पहले मैंने वाक्य में उपयोग किया मैंने यह खाना अपने आप बनाया है, तो वहाँ जब मैंने आप उपयोग किया वो किस में आया है? निजवाचक सर्वनाम में। और दूसरी बार जो मैंने आप शब्द का उपयोग किया है वो किस में आया है? वो आया है पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इन सर्वनामों में का क्या करना है, भेद भी हमें क्या करना है अच्छे से याद रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन उदाहरणों का क्या करना है, सराव करना है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा हम उदाहरण पढ़ेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमें खुद ही समझ में आएगा कि ये सर्वनाम शब्द किस में आया है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने क्या देखा, सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के भेद कितने हैं, और सर्वनामों के सारे भेदों की हमने परिभाषाएं देखी और उनके अलग अलग उदाहरण देखे, और उसके बाद किन सर्वनामों का शब्द कहाँ पर किया जाता है उनमें का भेद भी हमने यहाँ पर देखा है। तो बच्चों यहाँ पर हम रुकते हैं और हम अगली तासिका में इसके व्याकरण से ही जुड़ा हुआ जो अगला जो प्रकार है उसके बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।